स्वागत है आपका केम फार्मा सिंप्लीफाइड में। एक कहावत है और मैंने सुनी है कि ये इंडस्ट्री में काफ़ी चलती है। जैसे जैसे भारत निर्माण करता है ये केमिकल्स बिकते हैं। कभी किसी निर्माणाधीन हाईवे के पास से गुजरते हुए रुक कर देखिए। एक तरफ मेट्रो का पिलर आसमान छू रहा होता है, दूसरी तरफ किसी नए इंडस्ट्रियल पार्क की नींव रखी जा रही होती है। चारों तरफ कंक्रीट मिक्सर का शोर, वेल्डिंग की चिंगारियां। हम सबको सीमेंट और स्टील तो दिखाई देता है, लेकिन आज हम बात करेंगे उन अदृश्य हीरोज की, उन केमिकल्स की जो इस पूरे विकास की कहानी को मजबूती दे रहे हैं। ये उन केमिकल बिजनेस की कहानी है जो भारत की ग्रोथ के साथ चुपचाप, लगातार और मुनाफे के साथ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। और पता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक चेन रिएक्शन इफेक्ट होता है। एक सड़क बनती है तो उसके किनारे वेयरहाउस आते हैं, वेयरहाउस आते हैं तो फैक्ट्रियां लगती हैं, फैक्ट्रियों को बिजली चाहिए तो पावर प्लांट और ट्रांसमिशन लाइनें बनती हैं। और इस पूरी चेन की हर कड़ी को जोड़ने और मजबूत करने का काम वो केमिस्ट्री करती है। आज हम इसी केमिस्ट्री की परतों को खोलेंगे। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। किसी भी बड़े कंस्ट्रक्शन की रीढ़ की हड्डी होती है कंक्रीट। पर आज का कंक्रीट वैसा नहीं है जैसा शायद 20 साल पहले हुआ करता था, है ना? बिल्कुल नहीं। आज का आधुनिक कंस्ट्रक्शन सिर्फ सीमेंट, रेत और गिट्टी पर निर्भर नहीं रह सकता। उसे परफॉर्मेंस चाहिए, स्पीड चाहिए, और यहीं पर कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, जिन्हें हम एडमिक्सचर्स कहते हैं, वो तस्वीर में आते हैं। और इनमें सबसे बड़ा गेम चेंजर है सुपर प्लास्टिसाइजर, जो खास तौर पर पीसीई केमिस्ट्री पर आधारित होता है। एक मिनट, पीसीई, ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लग रहा है। आम भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? इसने ऐसा क्या बदल दिया? लेकिन वो सूखने पर कमजोर रह जाता, या फिर कम पानी वाला गाढ़ा कंक्रीट बनाते जो बहुत मजबूत होता, पर उसे हर जगह पहुंचाना एक सिरदर्द था। पीसी केमिस्ट्री ने हमें दोनों दुनियाओं का बेस्ट दे दिया। ये केमिकल कंक्रीट को पानी जैसा फ्लो देता है, वो भी कम पानी इस्तेमाल करके। अच्छा। नतीजा, मजबूत, टिकाऊ और तेजी से बनने वाले स्ट्रक्चर। आज जो हम इतने जटिल डिजाइन वाले पुल और गगनचुंबी इमारतें देख रहे हैं, वो इसी केमिस्ट्री की वजह से मुमकिन हो पाया है। वाह, मतलब ये सिर्फ एक केमिकल नहीं बल्कि एक इनेबलर है जिसने आर्किटेक्चर को ही बदल दिया। और बिजनेस के नजरिए से देखें तो बड़े प्रोजेक्ट्स में कोई देरी या दरार वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ये केमिकल्स एक जरूरत बन जाते हैं। बिल्कुल, ये कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक ऑपरेशनल जरूरत है। जब कोई कंपनी हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट बना रही हो तो वो कुछ लाख के केमिकल्स पर समझौता नहीं करेगी। इसीलिए ये एक बार की बिक्री नहीं बल्कि महीनों तक चलने वाली लगातार खपत है। ठीक है, तो ये तो हुई स्ट्रक्चर की अंदरूनी मजबूती की बात। लेकिन भारत में तो हमें बारिश, धूप, नमी सब कुछ झेलना पड़ता है। इस सुपर स्ट्रॉन्ग कंक्रीट को बाहर से कौन बचाता है? क्या यहाँ भी कोई केमिकल शील्ड है? बिल्कुल है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बाजार है वाटरप्रूफिंग और प्रोटेक्टिव कोटिंग्स का। सोचिए, मेट्रो के अंडरग्राउंड टनल्स, हर बिल्डिंग का बेसमेंट, छतें, पानी की टंकियां, इन सबको पानी और नमी से बचाना बेहद जरूरी है, वरना स्टील में जंग लगेगा और कंक्रीट कमजोर पड़ जाएगा। और इसके लिए क्या प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं? इसमें बहुत बड़ी रेंज है, पुरानी और भरोसेमंद बिटुमिन मेम्ब्रेन से लेकर आज की मॉडर्न एक्रिलिक और पीयू यानी पॉलीयूरेथेन कोटिंग्स तक। अच्छा। और भारी ट्रैफिक या केमिकल वाले एरिया के लिए एपॉक्सी कोटिंग्स का इस्तेमाल होता है। खास बात यह है कि वाटरप्रूफिंग सिर्फ नए कंस्ट्रक्शन में नहीं होती, ये एक बहुत बड़ा और लगातार चलने वाला रिपेयर मार्केट भी है। ओह, मतलब? हाँ, बिल्डिंग बनने के 10 साल बाद भी लीकेज की समस्या आती है और तब भी इन्हीं केमिकल्स की जरूरत पड़ती है। मतलब ये एक ऐसा बिजनेस है जिसकी मांग कभी खत्म नहीं होती। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। तो हमने नींव की बात कर ली, दीवारों की सुरक्षा की बात कर ली। अब उस रास्ते पर आते हैं जो इन इमारतों तक हमें लेकर जाता है, सड़कें और हाईवे। मैंने सुना है कि सड़कें सिर्फ पत्थर और तारकोल नहीं होती। नहीं होती। सड़कें असल में फिजिक्स के ऊपर केमिस्ट्री की एक पतली लेकिन बहुत मजबूत परत है। खासतौर पर जब हम नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, जहाँ ट्रैफिक का लोड बहुत ज्यादा होता है, वहाँ सादा तारकोल यानी बिटुमिन काम नहीं करता। तो उसे मजबूत कैसे बनाया जाता है? क्या उसमें भी कुछ मिलाया जाता है? हाँ, हम उसे कहते हैं पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमिन। इसे ऐसे समझिए कि हम तारकोल में एक खास तरह का पॉलीमर मिला रहे हैं, जैसे SBS, जो उसे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी या रबड़ जैसा गुण देता है। इससे सड़क भारी ट्रकों के वजन से दबकर टूटती नहीं बल्कि थोड़ी लचीली बनी रहती है और गर्मियों में पिघलती भी नहीं। इसके अलावा एंटी स्ट्रिपिंग एजेंट्स होते हैं जो बारिश में गिट्टी और तारकोल की पकड़ को बनाए रखते हैं। मतलब जब मैं अगली बार एक्सप्रेसवे पर ड्राइव करूंगा तो मुझे याद रखना चाहिए कि मैं सिर्फ तारकोल पर नहीं बल्कि एक केमिकल इंजीनियरिंग के कमाल पर चल रहा हूं। बिल्कुल, बिजनेस के नजरिए से तो ये सीधा सीधा वॉल्यूम का खेल है। जितनी लंबी सड़क उतने टन केमिकल की खपत। बिल्कुल, ये एक वॉल्यूम ड्रिवन बिजनेस है। भारतमाला जैसे प्रोजेक्ट्स के चलते इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। चलिए अब एक ऐसे सेगमेंट की बात करते हैं जो शायद लोगों की नजर में कम आता है, लेकिन जिसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, मरम्मत और रिपेयर। जब किसी पुल में दरार आ जाए या किसी मशीन की नींव हिल जाए, तब क्या होता है? तब इंफ्रास्ट्रक्चर के डॉक्टर्स काम पर लगते हैं, यानी ग्राउटिंग, एंकरिंग और रिपेयर केमिकल्स। ये हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे एपॉक्सी ग्राउट्स जो मशीनों की नींव को वाइब्रेशन से बचाते हैं, या क्रैक इंजेक्शन रेजिन जो कंक्रीट की दरारों में घुसकर उसे फिर से जोड़ देते हैं। मतलब ये वो बिजनेस है जहां ग्राहक
कीमत पर ज्यादा बहस नहीं कर सकता, क्योंकि सवाल सीधे सीधे उस पुल या बिल्डिंग की सेफ्टी का है। हाँ, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। मरम्मत का काम वैकल्पिक नहीं होता, वो सुरक्षा और स्ट्रक्चर की लाइफ के लिए अनिवार्य है। इसलिए ये एक हाई वैल्यू बिजनेस है, जहां प्रति किलो कीमत ज्यादा होती है और भरोसे की कीमत वो सबसे ज्यादा होती है। ये बात समझ में आती है। तो अब तक हमने सिविल कंस्ट्रक्शन की बात की, अब थोड़ा इंडस्ट्रियल साइड पर चलते हैं। जैसे जैसे मेक इन इंडिया बढ़ रहा है, नई फैक्ट्रियां और वेयरहाउसेस बन रहे हैं, मुझे लगता है कि एक फार्मा प्लांट के फर्श की जरूरत एक कार फैक्ट्री के फर्श से बहुत अलग होगी, बहुत अलग। और यहीं से इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग सिस्टम्स का प्रीमियम बाजार शुरू होता है। एक वेयरहाउस को धूल मुक्त मजबूत फर्श चाहिए, एक फार्मा प्लांट को ऐसा फर्श चाहिए जो बैक्टीरिया मुक्त हो और जिसे आसानी से साफ किया जा सके। वहीं एक ऑटोमोटिव यूनिट को ऐसा फर्श चाहिए जो तेल और केमिकल गिरने से खराब न हो। और ये जरूरतें केमिस्ट्री कैसे पूरी करती है? इसके लिए इपॉक्सी और पीयू यानी पॉलीयूरेथ्रीन फ्लोर कोटिंग्स आती हैं। ये सिर्फ पेंट की तरह एक परत नहीं होती, ये एक पूरा सिस्टम होता है जिसमें प्राइमर, बेस कोट और टॉप कोट शामिल हैं। ये फर्श को मजबूती, केमिकल रेजिस्टेंस और एक शानदार फिनिश देते हैं। तो यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बिक रहा? नहीं, यहाँ बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट सोल्यूशन बेचने का है। क्लाइंट यहाँ डाउन टाइम को देखता है, परफॉर्मेंस को देखता है, इसलिए वो क्वालिटी पर खर्च करने को तैयार रहता है। ये तो बहुत बड़ा एरिया है। अब एक और अदृश्य लेकिन विशाल बिजनेस की बात करते हैं, पावर। भारत अपनी बिजली उत्पादन क्षमता लगातार बढ़ा रहा है, यहाँ केमिकल्स का क्या रोल है? यहाँ केमिकल्स कई स्तरों पर काम करते हैं और 24 घंटे काम करते हैं। पावर प्लांट में सबसे बड़ी जरूरत होती है पानी की, जिसे कूलिंग टावर और बॉयलर में इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस पानी को ट्रीट न किया जाए तो पाइपों में परत जम जाएगी, जिसे हम स्केलिंग कहते हैं, या फिर उनमें जंग लग जाएगा। एक मिनट, आपने कई सारे टेक्निकल नाम लिए थे हमारी पिछली बातचीत में, कोएगुलेंट्स, फ्लोक्यूलेंट्स, स्केल इनहिबिटर्स। कोई एक उदाहरण से समझाएंगे? जैसे ये स्केल इनहिबिटर असल में करता क्या है? हाँ जरूर। सोचिए, जैसे हमारे घर के बाथरूम के पाइप में पानी के मिनरल्स की सफेद परत जम जाती है, वही स्केलिंग है। अच्छा। अब कल्पना कीजिए कि पावर प्लांट के बॉयलर में, जहां पानी बहुत ज्यादा तापमान पर होता है, ये हजारों गुना तेजी से होता है। ये परत पाइप को ब्लॉक कर सकती है और बहुत खतरनाक हो सकती है। स्केल इनहिबिटर एक ऐसा केमिकल है जो इन मिनरल्स को पानी में घुला रखता है और उन्हें पाइप की सतह पर चिपकने ही नहीं देता। अच्छा। ये पावर प्लांट के लिए एक इंश्योरेंस की तरह है। समझ गया, मतलब ये प्लांट को लगातार और सुरक्षित चलाने के लिए बेहद जरूरी है। और ट्रांसमिशन लाइंस में भी इनका कुछ रोल होता है? हाँ, ट्रांसमिशन और सबस्टेशन में ट्रांसफार्मर ऑयल की जरूरत होती है, जो खुद एक स्पेशलिटी केमिकल है। इसके अलावा इंसुलेटिंग वार्निश और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को बनाने के लिए इपॉक्सी रेजिन की भारी मांग होती है। ये एक बहुत स्थिर बाजार है, क्योंकि बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर कभी बंद नहीं होता, इसलिए इन केमिकल्स की खपत भी कभी नहीं रुकती। कमाल है, ये तो हर जगह है। चलिए अब थोड़ा और घूमते हैं। रेलवे और मेट्रो के बारे में क्या? यहाँ तो हमें सिर्फ लोहा और पटरियां ही दिखती हैं। पर उस लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या लगता है? कोटिंग्स। पेंट, प्राइमर और हाई परफॉर्मेंस एंटी करोजन कोटिंग्स। रेलवे भारत में पेंट के सबसे बड़े उपयोक्ताओं में से एक है। और जब बात मेट्रो की आती है तो जरूरतें और भी खास हो जाती हैं। अंडरग्राउंड टनल के लिए खास वाटरप्रूफिंग, स्टेशंस पर आग से बचाने वाली फायर रिटार्डेंट कोटिंग्स और पैनल चिपकाने के लिए एडहेसिव और सीलेंट। अरे हाँ, स्टेशनों के अंदर टाइल्स, ग्लास, पैनल, इन सब में तो एडहेसिव और सीलेंट लगते होंगे। बिल्कुल, टाइल एडहेसिव, ग्राउट, सिलिकॉन सीलेंट, ये सब हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट्स हैं। और फिर जैसे जैसे भारत तटीय इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, जैसे पोर्ट्स और कोस्टल रोड्स, वहां खारे पानी और नमी की वजह से जंग सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इससे मरीन ग्रेड एंटी करोजन कोटिंग्स की मांग और भी तेजी से बढ़ रही है। तो इसका कुल मतलब क्या है? अगर हम इन सभी बिजनेस को एक साथ देखें तो इनमें सफलता का मूल मंत्र क्या है? ऐसा क्या खास है इन बिजनेस मॉडल्स में? देखिए, इन सभी इंफ्रा लिंक्ड केमिकल बिजनेस में 3 शक्तिशाली बातें कॉमन हैं। पहली, यहाँ मांग भावनात्मक नहीं, ऑपरेशनल है। कॉन्ट्रैक्टर को खरीदना ही पड़ता है, क्योंकि उसे प्रोजेक्ट में परफॉर्मेंस देनी है, उसे स्पेसिफिकेशन मैच करना है। सही बात है, वो अपनी मर्जी से इसे छोड़ नहीं सकता। दूसरा, खपत बार बार होती है, प्रोजेक्ट महीनों तक चलते हैं और मेंटेनेंस सालों तक, तो ये एक रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल बन जाता है। और तीसरा, प्रोडक्ट की विफलता का खतरा बहुत बड़ा होता है। अगर वाटरप्रूफिंग फेल हो गई या कंक्रीट में दरार आ गई तो नुकसान लाखों करोड़ों का होता है। इसलिए ग्राहक सस्ती चीज के बजाय भरोसेमंद सप्लाई और अच्छी क्वालिटी को प्राथमिकता देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे जो श्रोता बिजनेस में हैं या अपना काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बड़ा सबक है। एक सवाल है हमारे सभी सुनने वालों के लिए, अगली बार जब आप अपने आसपास कोई कंस्ट्रक्शन देखें तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां कंक्रीट मिक्सर से लेकर दीवारों के पेंट तक कौन कौन से केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे होंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बिल्कुल, और यहाँ असली अवसर सिर्फ एक डब्बा केमिकल बेचने में नहीं है। असली अवसर कॉन्ट्रैक्टर, प्रोजेक्ट मालिक या ईपीसी कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनने में है। जिस पल आप उनकी दरार, लीकेज, जंग या डाउन टाइम की समस्या का समाधान अपनी केमिस्ट्री से करते हैं, तो आपको सिर्फ एक ऑर्डर नहीं मिलता, आपको एक पार्टनर मिलता है जो सालों तक आपके साथ जुड़ा रहता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं। हमने देखा कि कैसे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर विकास अपने साथ साथ एक विशाल और विविध केमिकल उद्योग को भी आगे बढ़ा रहा है।
कंक्रीट की नींव से लेकर सड़कों की सतह तक और पावर प्लांट से लेकर स्मार्ट सिटीज तक। और श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं। जैसे जैसे भारत सस्टेनेबल और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बढ़ रहा है, आप सोचते हैं कि आने वाले दशक में कौन से नए ग्रीन केमिकल्स जैसे बायो बेस्ड एडमिक्सचर्स या नॉन टॉक्सिक कोटिंग्स इस ग्रोथ स्टोरी का अगला बड़ा अध्याय बनेंगे? अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस पर कमेंट करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।